हाँ सेकेंड अकाउंटिंग हेड, हमने पहला अकाउंटिंग हेड पढ़ा था एसेट्स का। सेकेंड अकाउंटिंग हेड आपके पास है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का उर्दू में क्या मतलब होता है? कर्जा। अगर हम अपने उर्दू लैंग्वेज बात करें तो सिंपल क्या, लोन, कर्जा, हमने कर्जा लिया। इस कर्जे को अकाउंटिंग वालों ने थोड़ा घुमा फिरा के डिफिनेशन में बयान किया कि कर्जे का मतलब क्या होता है। पहले इसकी डिफिनेशन लिखें, इज अ प्रेजेंट obligation of an entity to transfer economic resource due to a past event is a present obligation of an entity to transfer economic resource due to a past event. Obligation क्या मतलब होता है अंग्रेजी में? हम कहते हैं यार तुम obliged हो गए हो, यानी पाबंद हो गए हो। Past में मैंने परसों, एक महीना पहले, एक साल पहले अपने दोस्त से कर्जा लिया। Past में इवेंट किया, कर्जा लेना पास्ट इवेंट। इस इवेंट की वजह से आज मैं किस चीज की ऑब्लाइज पाबंद होगी कि मैं उससे आज या फ्यूचर में कोई ना कोई चीज दूंगी। क्या जरूरी है आप कर्जा सिर्फ कैश लेके ही खत्म करें? कर्जा किस तरह चुकाया जा सकता है? आप अपना घर दे दें, अपनी गाड़ी दे दें, अपना मोबाइल फोन दे दें, अपना गोल्ड दे दें, कोई भी अपनी कीमती चीज दे दें ताकि वो कर्जा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। यानी जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कैश ही ट्रांसफर करें अपने दोस्त को, आप कोई भी चीज ट्रांसफर उसे कर सकते हैं ताकि ये लायबिलिटी खत्म हो जाए। पास्ट इवेंट मींस मैंने एक महीना पहले किसी से कर्जा लिया, इस कर्जे की वजह से आज मैं किस चीज की ऑब्लाइज पाबंद हूँ कि मैं कल को या आज उस बंदे को जिससे मैंने कर्जा लिया है उसे मैं कोई ना कोई चीज ट्रांसफर करूंगी, चाहे वो कैश है, लैपटॉप है, घर है, लैंड है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, फर्नीचर है, कोई भी चीज है, ताकि मेरा क्या खत्म हो जाए, लायबिलिटी यानी कर्जा। कल मैंने आपको जब एसेट की डिफिनेशन कराई थी तो मैंने आपसे कहा था कि एसेट की डिफिनेशन आपने एज इट इज याद रखनी है। उसी तरह आपने ये 3 लाइनें भी एज इट इज याद रखनी है। क्लियर? कि वो एमसीक्यूज में आपसे एज इट इज डिफिनेशन लायबिलिटीज की, एसेट्स की पूछ सकता है। कल आपने एसेट्स कितने टाइप्स की पढ़े थे? 2 किस्म के। लायबिलिटीज कहता है भाई जब एसेट्स 2 किस्म के हैं तो फिर मैं भी 2 टाइप्स का। तो लायबिलिटीज कितनी किस्म की होती हैं? 2। सबसे पहला नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। कल मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग में नॉन करंट क्या मतलब होता है? फॉर मोर देन 12 months। सेकंड कल हमने कौन सा पढ़ा था? एसेट, करंट एसेट, यहाँ पर क्या होगा? करंट लायबिलिटी। और अकाउंटिंग में करंट का क्या मतलब होता है? विद इन 12 months। इसकी मैं डेफिनेशन भी पढ़ ली है, बताइए क्या मतलब हुआ? अमाउंट पेड फॉर मोर देन 12 months। अमाउंट पेबल फॉर मोर देन 12 months क्या मतलब हुआ? ऐसा कर्जा जो आप 12 महीनों के अंदर नहीं अदा कर सकते, बल्कि आप कब अदा करोगे? 12 महीनों के बाद। फॉर एग्जाम्पल अ बैंक लोन फॉर 5 years। आपने 5 साल के लिए कर्जा लिया। आप बैंक के पास गए, आपने बैंक से कहा सर कर्जा दे दे। बैंक का सर वापस कब करेंगे? आपने कहा 5 साल के बाद, यानी 5 साल का बाद का मतलब है फॉर मोर देन 12 months, यानी 12 महीनों के बाद जाके आप कहीं 5वें साल अदा करोगे। तो ऐसी लायबिलिटी को क्या बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी।
यानी ऐसा कर्जा जो आपने 12 महीनों के बाद जाकर अदा करना है, ऐसी लायबिलिटी, ऐसे कर्जे को हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, अमाउंट पेएबल विद इन, यार वक्त पढ़ाए थे हम लोग, अमाउंट पेएबल विद इन 12 मंथ्स, यानी ऐसा कर्जा जो आप कब अदा करोगे 12 महीनों के अंदर अंदर, तो ऐसे कर्जे को हम क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल अ बैंक लोन फॉर 5 मंथ्स, आप बैंक के पास गए, आपने बैंक से कहा सर कर्जा दे दें, बैंक ने कहा सर टाइम बताया कितने टाइम वापस करेंगे, आपने कहा सर 5 महीनों में, 5 महीने मीन्स विद इन 12 मंथ्स, तो ये कौन सी लायबिलिटी कर्जा हुआ, करंट लायबिलिटी। सेकंड आपके पास है बैंक ओवरड्राफ्ट, और थर्ड आपके पास होता है क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल। कोई जानता है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? हाँ, आप समझते हैं आपको एक लैपटॉप, एक गाड़ी या कोई मोबाइल फोन पसंद आ गया, एक मोबाइल फोन पसंद आ गया जिसकी कीमत 1 लाख है, आपके बैंक में पैसे पड़े हैं 80,000, आप अपने दोस्त के पास गए, अपने रिश्तेदार के पास गए, भाई के पास, यार 20,000 की शॉर्टेज आ रही है, जरा 20,000 रुपए दे दो ताकि 80 मेरे बैंक में पड़े हुए हैं और 20 आप दोगे तो 1 लाख का मैं मोबाइल फोन आराम से ले लूंगा। लेकिन वो आपको जानते होंगे, उन्होंने कहा सर माजरत के साथ आप पहले पैसे नहीं दे रहे तो ये तो आप अदा करेंगे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आखिरी ऑप्शन आपके पास बचा बैंक के पास जाने का। आप बैंक के पास जाएंगे, उससे बोलेंगे सर मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेल करनी है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है आपके अकाउंट में 80,000 है, लेकिन आपको बैंक कितने पैसे देगा, 1 लाख, लेकिन बैंक ने आपको एक्स्ट्रा कितने पैसे दिए, कर्जा 20,000 दिए, 80 तो आपके अपने पड़े हुए थे, एक्स्ट्रा कितने पैसे आपको अपनी तरफ से दिए, 20,000, लेकिन 20,000 का बैंक आपको अल्लाह वास्ते देगा, इसके बदले वो हर महीने आपसे क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपने जनवरी 2025 में बैंक से 20,000 का कर्जा लिया और जाके 30 जून को अदा, कितने महीने हो गए हैं, 6 मंथ्स। जनवरी में 20,000 बैंक से लिया ओवरड्राफ्ट और कब अदा किया, जून में, कितने महीने तक ये पैसे आपके पास पड़े हुए थे, 6 महीने, तो आपने बैंक को कितने महीनों का इंटरेस्ट देना है, 6 महीनों का, 6 मंथ्स इंटरेस्ट पर। एक तो बैंक आपसे लेगा इंटरेस्ट हर महीने के हिसाब से, एक और शर्त ये होती है बैंक ओवरड्राफ्ट की कि आपने ये 12 महीनों के अंदर अंदर अदा करना होता है। तो अगर 12 महीनों के अंदर अंदर ये 20,000 बैंक को वापस लौटाने हैं तो ये नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा, करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में। इसीलिए बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा करंट में आता है या नॉन करंट आता है, करंट में, क्योंकि इसमें शर्त क्या होती है बैंक की तरफ से कि सर हम आपको 20,000 का कर्जा तो दे रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि आप ये पैसे कब लौटाने होंगे, विद इन 12 मंथ्स। ये भी शर्त है, और दूसरी शर्त क्या है, जितने महीने ये पैसा आपके पास रहेगा, 6, 7, 8, आपने महीनों के हमें क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। क्लियर? तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको अकाउंटिंग में जहां भी नजर आए तो आपके लिए किस में कैटेगराइज करना है, करंट लायबिलिटी में। बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा करंट लायबिलिटी में आता है, क्योंकि शर्त यही होती है बैंक ओवरड्राफ्ट में कि सर 12 महीनों के अंदर अंदर अदा है। बैंक ओवरड्राफ्ट तो हो गया, क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल।
आपका स्टोर है, आपके स्टोर में चीजें खत्म हो गई हैं, तो क्या करेंगे? दुकान बंद करके, स्टोर बंद करके घर जाकर बैठ जाएंगे? नहीं, चीजें मंगवाएंगे, लेकिन चीजों के लिए पैसा भी चाहिए होता है। आप एक सप्लायर के पास गए, सप्लायर की जिससे आप चीजें खरीदते हैं, आपने कहा सर पैसे खत्म हो गए, तो जैसे ही हमें कहीं से पैसे अरेंज होंगे हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन वो पैसे मुझे 1 महीने के बाद मिलने हैं, कई बार फंसे हैं, तो क्या 1 महीना घर बैठेंगे या जाकर सप्लायर से बोलेंगे सर हमें कर्जे में 1 महीने के लिए चीजें दे दें? बेहतर क्या ऑप्शन है कि आप कर्जा लेकर दुकान में चीजें भर दें। ऑब्वियस सी बात है, 1 महीना बेरोजगार होने से रहे या 1 महीना आप दुकान बंद करने से रहे, तो आप जाकर तरले करेंगे सप्लायर कि सर मुझे कर्जे पर चीजें दे दें ताकि मैं अपनी चीजें दुकान में रखूं और उससे आगे क्या करूं? बेचूं। जैसे ही 1 महीने के बाद मुझे पैसे मिलेंगे मैं आपको ये पैसे वापस लौटा दूंगा। लेकिन मैंने वर्ड यहाँ पर क्या यूज किया? 1 महीने के अंदर या मैक्सिमम 2-3 महीने। क्या सप्लायर आपको कभी ये बोलेगा सर कोई बात नहीं 10 साल के बाद पैसे देना? वो क्या शर्त रखेगा? सर एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है हमें ये पैसे 12 महीनों के अंदर अंदर चाहिए। ऑब्वियस बात है, छोटी सी दुकान भी हो तो वहाँ पे तो 15 लाख का सामान होता है, तो इतना बड़ा स्टोर हो तो वहाँ पर एटलीस्ट 30-40 लाख का सामान लेंगे, तो 30-40 लाख तो ये तो नहीं बोलेगा 10 साल के बाद देना। सबकी क्या होगी शर्त, कोशिश क्या होगी कि वो विद इन 12 मंथ्स आपसे पैसे निकलवा दे। तो क्रेडिटर या ट्रेड पेबल का मतलब होता है सप्लायर। सप्लायर कौन सा सप्लायर? जिससे आप कर्जे पर अपनी दुकान के लिए चीजें लेकर आते हैं, ऐसे सप्लायर जिससे आप कर्जे पर अपनी दुकान के लिए चीजें लाते हैं, ऐसे सप्लायर को हम क्या अकाउंटिंग में नाम देते हैं? क्रेडिटर या ट्रेड पेबल। क्लियर? इसकी मैं डेफिनेशन लिखवा रही हूँ। अ पर्सन from whom goods are purchased on credit या on account A person from whom goods are purchased on credit या on account, ऐसा सप्लायर, ऐसा बंदा जिससे आप चीजें तो खरीद के लेकर आए हैं, लेकिन आपने चीजें खरीदे में उसे कैश नहीं दिया, बल्कि किस पर लेकर आए हैं? कर्जे पर। तो ऐसे सप्लायर के लिए अकाउंटिंग क्या टर्म यूज करती है? क्रेडिटर या ट्रेड पेबल का। अगर मेरा स्टोर है, अगर मैं जाके सप्लायर को उसी टाइम पैसे देकर अपनी दुकान के लिए चीजें ले आऊं, तो क्या वो सप्लायर मेरा क्रेडिटर या ट्रेड पेबल होगा? नहीं, क्योंकि शर्त क्या है क्रेडिटर या ट्रेड पेबल की? कर्जे पे चीज ना आना। वो जस्ट मेरा सप्लायर होगा जिसको मैंने कैश देके चीजें खरीदी है। हाँ, अगर मैं कर्जे पर चीज लेकर आऊं तो उस सप्लायर को मैं क्या बोलूंगी? क्रेडिटर या ट्रेड पेबल। करंट लायबिलिटी में मैंने इसे क्यों कैटेगराइज किया है? क्योंकि आपने ये पैसे उस सप्लायर क्रेडिटर को 12 महीनों के अंदर अंदर अदा करने हैं, तो इसलिए हमेशा क्रेडिट या क्रेडिटर या ट्रेड पेबल किसमें आता है? करंट लायबिलिटी में। क्लियर? एक बार पढ़े जरा पूरा लायबिलिटी। ये हेड्स जरूरी है, इनके बगैर आप अकाउंटिंग समझ ही नहीं सकते।
लायबिलिटी बनेगी। इसमें कस्टमर को डेबिट देगा ना, कस्टमर को डेबिट देगा। हाँ कस्टमर वो बात है। उसी इसमें इंटरेस्ट क्या होता है, आपने बैंक से दिया था कर्जा और अदा कर दिया, कितने महीने आपके पास पड़ा था, तो 6 महीने का इंटरेस्ट आप बैंक को दीजिए। अगर मार्च में पे करते थे कितने महीने का इंटरेस्ट पे करना पता, 3 महीने। अगर आप नवंबर में देते तो फिर 11 महीने। जितने दिन आपके पास पैसे पड़े रहेंगे उतने महीनों का आप इंटरेस्ट पे करेंगे। एक्चुअली हर एक लेकिन आप बैंक की मुख्तलिफ पॉलिसीज होती हैं। एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, वो आपसे पूछता है सर आप कौन सा एग्रीमेंट करना चाहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट, वैसे सिंपल लोन लेना चाहते हैं तो उसमें वो सब एक आपके पास लोन होता है फिक्स्ड होता है, एक वेरिएबल होता है। ऐसे लोग भी कहते हैं कि जी हमारा जो इंटरेस्ट है वो चेंज होता रहता है, जब महंगाई होती है